अचानक एक विशालकाय अजगर उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे वो जम गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी सांसें रोक ली। वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उस विशाल सांप ने उस पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत ही हल्के से उसके माथे को छुआ, बिल्कुल जैसे कोई उसे चूम रहा हो। फिर वह पीछे हट गया। जब आदमी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ये वही सांप था जिसे उसने 10 साल पहले बचाया था। उस समय उसे एक गुफा में सांप का अंडा मिला था, जिसे वो अपने घर ले आया था ताकि वो फूट सके। कुछ समय बाद उस अंडे से एक छोटा सा सांप बाहर निकला और तभी लड़के को समझ आ गया कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि एक बेहद दुर्लभ गोल्डन पाइथन है। उसकी चमकदार त्वचा पर बने खूबसूरत पैटर्न को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और तुरंत उससे प्यार करने लगा। लेकिन वो सुनहरे दिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिके। जल्द ही उसके पिता को इस सांप के बारे में पता चल गया और वो गुस्से से आग बुला हो गए। उन्होंने उसे छीन कर मारने की कोशिश की, लेकिन लड़का उस छोटे अजगर को लेकर भाग गया। वो बस अपने पालतू को बचाना चाहता था। वह उसे वापस जंगल में छोड़ने के इरादे से नदी किनारे पहुंचा, लेकिन तब तक उस सांप को उससे गहरा लगाव हो चुका था और वह उसे छोड़कर जाने से मना कर रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां आ रहे थे। तभी कुछ अजीब हुआ। दर्जनों छोटे छोटे सांप पानी से बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ने लगे। खतरे को भांपते हुए वो छोटा अजगर मुड़ा और वापस नदी में फिसल गया। जैसे ही वह पानी के नीचे गायब हुआ, बाकी सारे सांप भी पीछे हट गए। फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो एक पत्थर पर लेटा हुआ है और उसके चारों ओर जंगल की एक जनजाति के लोग कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। जनजाति के मुखिया ने उस लड़के लिंशु को अपने देवता को खुश करने के लिए बलि के रूप में चुना है। जैसे जैसे ये अनुष्ठान तेज होता जाता है, लिंशु अचानक एक विशाल काले अजगर को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह जीव धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलता है, जैसे उसे पूरा निगल जाने वाला हो। डर के मारे लिंशु की आंखें अचानक खुल जाती हैं। असल में ये एक सपना था। हकीकत में लिंशु अपने चाचा के साथ एक नाव में बैठा नदी में मछली पकड़ रहा होता है। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक रहस्यमयी द्वीप की ओर जाता है जो घने कोहरे से ढका हुआ होता है। जिज्ञासा से भरा हुआ वो अपने चाचा से उसके बारे में पूछता है। उसका चाचा गंभीर आवाज में बताता है कि वह द्वीप बेहद खतरनाक माना जाता है। लोगों ने वहाँ विशाल सांपों के होने की बात कही है और उसके किनारों पर इंसानी कंकाल भी पाए गए हैं। वो लिंशु को सख्त चेतावनी देता है कि वह उस जगह से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। इसी बीच कुछ अनपेक्षित होता है। एक बड़ा अजगर उनके मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है। जैसे ही लिंशु का चाचा उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लिंशु घबरा जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका चाचा वापस ऊपर आकर उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। लेकिन नदी की तेज धार उसे धीरे धीरे उसी खतरनाक द्वीप की ओर खींचने लगती है जिसके बारे में उसने अभी अभी चेतावनी दी थी। डर के मारे वह जल्दी से नाव की ओर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो लिंशु वहाँ नहीं होता। वो गायब हो चुका होता है। डर के मारे और उसे ढूंढ पाने में असफल होकर चाचा जल्दी से गांव वापस जाता है और लिंशु के माता पिता को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर वे पूरी तरह टूट जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ रह गया। उधर लिंशु खुद को उस रहस्यमयी द्वीप पर अकेला पाता है। उसे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और वो इधर उधर भटकने लगता है। चलते चलते उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराता है। नीचे देखकर वह एक बहुत बड़े सांप की उतरी हुई केंचुली देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डर उसके अंदर समा जाता है और उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन खतरे का एहसास खत्म नहीं होता। तभी अचानक एक अजीब सा पौधा जीवित हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। अपनी बेलों से उसे कसकर जकड़ लेता है। अब ये साफ हो जाता है कि इस द्वीप पर सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि पौधे भी जीवित और खतरनाक हैं। संघर्ष करते हुए लिंशु पास में कुछ ऐसी चीजें देखता है जो इंसानी मूर्तियों जैसी लगती है। ये समझकर कि वो बहुत बड़े खतरे में है, वो रोने लगता है और अपने माता पिता को याद करता है। तभी ऊपर से कोई अजीब सा तरल पदार्थ टपकता है। जब वह ऊपर देखता है तो एक और पौधा उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। उधर गांव में लिंशु के माता पिता उसे ढूंढने के लिए उस द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं। उसका पिता एक आदमी को पैसे देकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। वो आदमी लालच में आकर तैयार हो जाता है क्योंकि उसने सुना होता है कि उस द्वीप पर बहुत ही दुर्लभ और कीमती पौधे उगते हैं। जाने से पहले एक बूढ़ा आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि वे वहां न जाएं। वह कहता है कि वह द्वीप श्रापित है और एक शक्तिशाली काला अजगर उसकी रक्षा करता है। उसके अनुसार जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसके बावजूद लिंशु के माता पिता, उसका चाचा और कुछ लोग उस द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लालची आदमी अपने साथियों को चुपके से आदेश देता है कि जो भी कीमती चीज मिले उसे इकट्ठा करें। उसके एक आदमी को कुछ सांप के अंडे मिलते हैं, लेकिन वह लालची आदमी उसे डांटता है और कहता है कि उन्हें फेंक दो।
वह आदमी उन अंडों को अपने पैरों से कुचल देता है। फिर उसकी नजर एक सुंदर लाल पौधे पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक एक विशाल काला अजगर प्रकट होता है और उसे तुरंत मार देता है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। इधर खोज करते हुए लिंशु की माँ को उसका जूता मिलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वह सच में इसी द्वीप पर है। तभी वह काला अजगर उन पर भी हमला कर देता है। जैसे तैसे भागने की कोशिश में जीवित पौधे उन्हें अपनी बेलों में जकड़ लेते हैं और एक गुफा के अंदर खींच ले जाते हैं। गुफा के अंदर लिंशु का चाचा एक चौंकाने वाली बात बताता है कि इस द्वीप पर अमरता का रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी उसे पा लेता है वो कभी नहीं मरता, और यही कारण है कि वो अजगर हर इंसान को मार देता है जो वहाँ आता है, ताकि उस रहस्य की रक्षा हो सके। कुछ ही देर बाद उन्हें लिंशु की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे उसे बेलों में फंसा हुआ पाते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। उसी समय उस लालची आदमी के बाकी साथी कुछ अजीब पौधों को खोज लेते हैं, जिनके आसपास इंसानी कंकाल पड़े होते हैं। जैसे ही वे उन पौधों को लेने की कोशिश करते हैं, अचानक सांपों का झुंड वहाँ आ जाता है। डर के मारे सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस अफरातफरी के बीच लिंशु चुपके से एक सांप का अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेता है। लटकती हुई बेलों की मदद से वे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजगर उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार देता है। आखिरकार बचे हुए लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर लिंशु का पिता गुस्से में उस लालची आदमी से भिड़ जाता है और मौतों के लिए उसे दोषी ठहराता है। वो आदमी भी जवाब देता है और कहता है कि वह मदद करने आया था और उसने भी अपने लोगों को खो दिया है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन लिंशु की माँ बीच में आकर उन्हें शांत कर देती है। अचानक वो लालची आदमी दोनों ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। लिंशु का चाचा समझ जाता है कि भागते समय उन्हें सांप ने काट लिया था। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और उन्हें वापस गांव ले जाया जाता है। गांव पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अब सांप गांव पर भी हमला करने लगे हैं। लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लिंशु बेबस होकर अपनी माँ की हालत बिगड़ते हुए देखता है। अपने आखिरी पलों में उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि वो हमेशा एक अच्छा इंसान बने और प्रकृति का सम्मान करे और उससे प्यार करे। इसके कुछ ही समय बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिससे लिंशु पूरी तरह टूट जाता है। समय बीतता है। अब लिंशु बड़ा हो चुका है और एक प्राइवेट क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट के रूप में काम करता है। वो अपना जीवन पौधों और जानवरों के अध्ययन में लगा देता है और खासकर उस गुफा में देखे गए अजीब चिन्हों को लेकर वो बेहद जुनूनी हो जाता है। एक दिन उसे अपने चाचा का एक जरूरी कॉल आता है। गांव की हालत और भी खराब हो गई है। लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। उसका चाचा उससे विनती करता है कि वो वापस आए और कुछ करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये भी सामने आता है कि लिंशु कई सालों से अपने गांव नहीं गया था। उसके दिल में अभी भी अपने पिता के लिए गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने उसे उसके एकमात्र दोस्त उस गोल्डन पाइथन से अलग कर दिया था। एक दिन लिंशु अपने साथियों के साथ एक मीटिंग में बैठा होता है। तभी उसकी बॉस एक चौंकाने वाली खोज के बारे में बताती है। वह कहती है कि एक दुर्लभ पौधा पाया गया है जिसमें अमरता देने की शक्ति होने की बात कही जाती है। उसके अनुसार ये रहस्यमयी पौधा उसी द्वीप पर मौजूद है जो लिंशु के गांव के पास है, वही खतरनाक जगह जहां से वह कभी बचकर निकला था। वह जोर देकर कहती है कि लिंशु को वहां जाना ही होगा और उस पौधे को लाकर देना होगा। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वो अपनी बेटी को वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ लिंशु के साथ भेजने का फैसला करती है। जब लिंशु आखिरकार अपने गांव वापस लौटता है तो जो वो देखता है उससे वो पूरी तरह चौंक जाता है। पूरा गांव पीड़ा में डूबा हुआ है। लोग बीमार, कमजोर और निराश हो चुके हैं। कुछ लोग तो खुद को ठीक करने की कोशिश में सांप की खाल तक इस्तेमाल कर रहे हैं। घर लौटने के बावजूद लिंशु अपने पिता से मिलने से बचता है, क्योंकि उसके मन में पुरानी नाराजगी अभी भी बाकी है। इसके बजाय वो चुपचाप अपनी माँ की कब्र पर जाता है और यादों से भरकर भावुक हो जाता है। जल्द ही लिंशु और उसकी बॉस गांव वालों को अपनी योजना बताते हैं कि इस घातक बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उन्हें फिर से उस पाइथन द्वीप पर जाना होगा। गांव वाले इस विचार का कड़ा विरोध करते हैं और उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन लिंशु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यही उनका आखिरी सहारा है। दृढ़ निश्चय के साथ लिंशु अपनी टीम के साथ इस खतरनाक यात्रा की तैयारी करता है। तभी वही लालची आदमी जो सालों पहले उसके पिता के साथ गया था फिर से सामने आता है। इस बार वह हथियारों से लैस होता है और उनके साथ जाने की जिद करता है। उसे देखकर लिंशु असहज महसूस करता है, लेकिन उसकी बॉस ये तर्क देती है कि इतने खतरनाक मिशन में हथियारों वाला आदमी उनके काम आ सकता है। अनिच्छा से वे उसे साथ आने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं, खतरा एक बार फिर उनका इंतजार कर रहा होता है। लालची आदमी के एक साथी जैसे ही एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है, वह पौधा एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करता है। वो मुंह की तरह खुल जाता है और उस पर हिंसक हमला कर देता है, जिससे सभी लोग डर से कांप उठते हैं। खतरे को समझते हुए लिंशु सभी को सुरक्षा के लिए गुफा की ओर जाने को कहता है। गुफा के अंदर लिंशु की बॉस जिज्ञासा में एक पौधे को तोड़ देती है,
लेकिन इससे एक भयानक प्रतिक्रिया होती है। आसपास के सभी पौधे जीवित हो जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। डर के कारण पूरा समूह अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। इस अफरातफरी में लिंशु अपनी बॉस की बेटी के साथ बाकी लोगों से अलग हो जाता है। दूसरी ओर समूह के बाकी लोग काले अजगर के ठिकाने में पहुंच जाते हैं। वो विशाल जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और उसकी मौजूदगी ही उन्हें डर से जकड़ देती है। घबराहट में लालची आदमी उस पर गोली चला देता है, लेकिन हमला उसे मार नहीं पाता, बल्कि उसे और भी ज्यादा गुस्से में डाल देता है। वो अपना विशाल मुंह खोलता है और उन्हें निगलने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उधर द्वीप के दूसरे हिस्से में लिंशु की मुलाकात गोल्डन पाइथन से होती है, वही जिसे उसने सालों पहले आजाद किया था। वो सांप उसे तुरंत पहचान लेता है और उनके बीच एक गहरा मौन संबंध फिर से जाग उठता है। लिंशु बॉस की बेटी को भरोसा दिलाता है कि ये अजगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज पूरे द्वीप में गूंजती है और गोल्डन पाइथन तुरंत गायब हो जाता है। गुफा में आगे बढ़ते हुए लिंशु को वही रहस्यमयी चिन्ह मिलते हैं जिनका वो वर्षों से अध्ययन कर रहा था। उन्हें ध्यान से देखने पर वह आखिरकार उनका अर्थ समझने लगता है। ये निशान द्वीप के प्राचीन इतिहास को उजागर करते हैं। हजारों साल पहले एक उल्का पिंड इस भूमि पर गिरा था। उसकी तीव्र गर्मी और ऊर्जा ने अजीब जीवित पौधों को जन्म दिया, ऐसे पौधे जो चेतन प्राणियों की तरह व्यवहार करते थे। इन नक्काशियों के अनुसार वहाँ रहने वाली जनजाति ने ये खोज की थी कि इन पौधों को खाने से अमरता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने इस शक्ति के साथ प्रयोग किया, लेकिन उसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए। अंतिम चित्रों में जनजाति को सांपों की पूजा करते और उनके साथ जुड़ाव दिखाते हुए दर्शाया गया है, जो उनके और इन जीवों के बीच गहरे संबंध का संकेत देता है। इसी दौरान लिंशु की बॉस अनजाने में एक और पौधे को छू लेती है, जिससे एक और हिंसक हमला शुरू हो जाता है। काला अजगर फिर से प्रकट होता है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अपनी कायरता दिखाते हुए लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक साथी को अजगर की ओर धक्का दे देता है और बाकी लोगों के साथ भाग जाता है। आखिरकार लिंशु फिर से समूह से मिल जाता है। बॉस की बेटी अपनी माँ को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है और ये सुनते ही बॉस को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। वो निष्कर्ष निकालती है कि जिस अमरता देने वाले पौधे की वे तलाश कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध उसी गोल्डन पाइथन से है। लालच उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और वो लालची आदमी को आदेश देती है कि वो उस अजगर को पकड़ ले, बदले में उसे और भी बड़ा इनाम देने का वादा करती है। आगे बढ़ते हुए वे एक अद्भुत लेकिन डरावना दृश्य देखते हैं। काला अजगर और गोल्डन पाइथन एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। उसी क्षण गोल्डन पाइथन अपनी कैंचुली उतारना शुरू करता है, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। उसकी उतरी हुई त्वचा कुछ असाधारण में बदलने लगती है। वो एक पौधे का रूप ले लेती है। ये देखकर लिंशु आखिरकार सच्चाई समझ जाता है, जिसे वे अमरता का पौधा समझ रहे थे। वो वास्तव में गोल्डन पाइथन की उतरी हुई कैंचुली से बना होता है। इस पौधे में अद्भुत उपचार शक्ति होती है और ये जीवन को सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। लेकिन लिंशु की बॉस महत्वाकांक्षा में अंधी होकर लालची आदमी को आदेश देती है कि वह दोनों अजगरों को मार दे। एक बार फिर अराजकता फैल जाती है जब काला अजगर भयंकर हमला करता है। एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंशु बीच में आकर उसे रोक देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। तभी अचानक काला अजगर लिंशु पर हमला करता है और उसे काट लेता है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगता है और वह कमजोर पड़ने लगता है। उसी निर्णायक क्षण में गोल्डन पाइथन उसके पास आता है और धीरे से उसके घाव को छूता है। चमत्कारिक रूप से जहर निष्क्रिय हो जाता है और लिंशु ठीक हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर लालची आदमी अपने हथियार से गोल्डन पाइथन पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। काला अजगर अपना कहर जारी रखता है और लगभग बॉस की बेटी को मार ही देता है, लेकिन लिंशु समय रहते उसे बचा लेता है। संघर्ष के दौरान काला अजगर खतरनाक पौधों में उलझ जाता है। लिंशु और बॉस की बेटी किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाहर आकर लिंशु को वही पौधा मिल जाता है जिसकी वह तलाश कर रहा था, वो जो जीवन बचा सकता है और अपार शक्ति दे सकता है। वह उसे सावधानी से तोड़कर अपने पास रख लेता है। उसी समय बॉस एक और कड़वा सच सामने लाती है। वो लालची आदमी से कहती है कि अगर वो सच में अमरता चाहता है तो उसे केवल उस पौधे को ही नहीं बल्कि गोल्डन पाइथन को भी खाना होगा। लालच से अंधा होकर वो आदमी गोल्डन पाइथन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप अपना बचाव करता है और उसे काट लेता है, जिससे वो मौत के करीब पहुंच जाता है। अपनी माँ की दया और करुणा की बातों को याद करते हुए लिंशु एक कठिन फैसला लेता है। वो उस आदमी को मरने के लिए छोड़ने के बजाय उसे अमरता वाले पौधे का पत्ता खिला देता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी उसे खाता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कृतज्ञ होने के बजाय वो और भी हिंसक हो जाता है और लिंशु पर हमला कर देता है। उसी समय लिंशु के पिता और चाचा भी उसकी मदद के लिए द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वे सब मिलकर उस अब लगभग अजय आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं। गोल्डन पाइथन होश में आता है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी जो अब पौधे की शक्ति से भर चुका होता है, उसे बेरहमी से चीर देता है
और उसका खून पी लेता है, जिससे वह और भी ज्यादा शक्तिशाली और अस्थिर हो जाता है। पागलपन में डूबकर वो लालची आदमी सच उजागर करता है। वही था जिसने गांव में बीमारी फैलाई थी ताकि वह लोगों की पीड़ा से फायदा उठा सके। वो फिर से लिंशु पर हमला करता है, लेकिन इस बार उसका पिता अपने बेटे की रक्षा के लिए आगे आता है और घातक वार झेल लेता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, उस लालची आदमी का शरीर अंदर से जलने लगता है। लिंशु को भयानक सच्चाई का एहसास होता है। पौधे और अजगर के खून का मिश्रण घातक होता है। यही कारण था कि प्राचीन जनजाति भी नष्ट हो गई थी। इतनी शक्ति को संभाल न पाने के कारण वे सभी मर गए थे। अब वह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका होता है और सब पर हमला करता रहता है। बॉस अपनी बेटी के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी लिंशु को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है और उसकी मदद के लिए वही रुक जाती है। इस अफरातफरी में लालची आदमी लिंशु पर गोली चलाता है, लेकिन वह गोली उसकी माँ द्वारा दिए गए लॉकेट पर लगती है और उसकी जान बच जाती है। तभी अचानक काला अजगर एक बार फिर प्रकट होता है और एक ही झटके में उस लालची आदमी को निगल जाता है। उसके आतंक का अंत कर देता है। द्वीप टूटने लगता है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। इस विनाश के बीच घायल गोल्डन पाइथन फिर से दिखाई देता है। अपनी हालत के बावजूद वो लिंशु और बाकी लोगों को सुरक्षित रास्ता दिखाता है। उसके पीछे पीछे चलते हुए वे सभी सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां खड़े होकर लिंशु फैसला करता है कि वह अमरता वाले पौधे का उपयोग गोल्डन पाइथन को बचाने के लिए करेगा, लेकिन उसकी बॉस उसे रोकने की कोशिश करती है और बदले में उसे धन देने की पेशकश करती है। लिंशु बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देता है। वो लालच के बजाय करुणा को चुनता है और उस पौधे को गोल्डन पाइथन को खिला देता है। जब वे नाव में बैठकर द्वीप से दूर जाते हैं तो गोल्डन पाइथन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हालांकि उसकी हालत में सुधार होता है, लेकिन एक उदासी भी होती है, क्योंकि एक बार फिर उसे लिंशु से अलग होना पड़ता है। अंत में लिंशु और उसकी बॉस की बेटी गांव वालों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। वे मिलकर अपनी जानकारी का उपयोग करते हैं और बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं, जिससे गांव में फिर से जीवन लौट आता है। वहीं रहने का फैसला करते हुए वे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। एक ऐसा जीवन जो करुणा, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान से भरा हुआ होता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।